नमस्ते सभी को, आप सभी कमेंट्स में एक बार फिर स्वागत है। आज की तारीख है 24 जून 2026 और आज की क्लास के अंदर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आज के सेशन में हमारे पास कई ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर हम लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री की नई दिशा 2.0 स्कीम को देखेंगे। जानेंगे कि ओडिशा सरकार ने मिलेनियम सिटी कटक का नाम बदलकर क्या कर दिया है, और देखेंगे कि कैसे भारत दुनिया का नंबर 1 शिप रिसाइकलिंग नेशन बन गया है। और इसके अलावा यूएई के हमारे ब्रह्मोस मिसाइल में दिलचस्पी और इंडियन विमेंस हॉकी टीम की शानदार जीत पर भी चर्चा करेंगे। एज यूजुअल हमारे ये सब टॉपिक्स क्वेश्चन फॉर्मेट्स में होंगे और अलग अलग थीम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास की हमारी पहली थीम है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है रीस्ट्रक्चर द दिशा स्कीम एज दिशा 2.0 for 2026-2031. What is the name of its newly introduced tech component? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा दिशा स्कीम को रीस्ट्रक्चर करके दिशा 2.0 कर दिया गया है, जो कि 2026 और 31 के लिए टेन्योर के अंदर है। और इसी स्कीम के अंदर एक नया टेक कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। वो क्या है, वो नीचे ऑप्शंस में से देख के बताना है। ऑप्शन है विधि संजीवनी, न्याय मित्र, टेली लॉ या ई कोर्ट्स पोर्टल। इसका आंसर है विधि संजीवनी। और विधि संजीवनी के साथ साथ डिजिटली न्याय सेतु, एआई पावर्ड न्याय सेतु चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है, जो कि जस्टिस डिलीवरी को इजी करेगा। और दिशा जो है वो, उसकी अगर फुल फॉर्म के ऊपर जाएं तो डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, मतलब इनोवेटिव सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करना पूर्णतः न्याय प्राप्ति के लिए। और दिशा 2.0 को 5 साल के लिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2031 तक इसको लागू करने के लिए घोषणा की गई है। और ये 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सेंटर द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा आयोजित है। और इसके जो न्यू कंपोनेंट्स हैं, जैसे विधि संजीवनी, तो विधि की फुल फॉर्म अगर देखें तो विजन ऑफ इंटीग्रेटेड डिलीवरी ऑफ हार्मोनाइज लीगल इनिशिएटिव्स संजीवनी, ये इसकी फुल फॉर्म थी। इसका मेन जो गोल है वो यही है कि जस्टिस डिलीवरी को इजीली हर एक नीडेड पर्सन तक पहुंचना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री अनाउंस द हज पॉलिसी 2027 एंड इनवाइटेड एप्लीकेशन वाया द हज कमिटी ऑफ द इंडिया पोर्टल एंड हज सुविधा ऐप। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हज पॉलिसी 2027 जो है वो किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई है, अनाउंस की गई है। और एप्लीकेशन जो इसके बारे में जारी होगी वो हज कमेटी ऑफ इंडिया पोर्टल द्वारा होगी और हज सुविधा ऐप द्वारा जारी की जाएगी। ये हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा ये सारी चीज़ें अनाउंस की गई है। तो ऑप्शंस देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया पोर्टल और हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा लागू की जा अप्लाई की जा सकती है। और हज पॉलिसी 2027 के लिए ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है। इसी के साथ अगली थीम की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि नेशन एंड स्टेट्स हैं। इसके अंदर हमारा क्वेश्चन है, द ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट चेंज द इंग्लिश स्पेलिंग ऑफ 64 प्लेसेस। अंडर दिस चेंज द मिलेनियम सिटी कटक विल नाउ बी ऑफिशियली स्पेल्ड एज वॉट। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ओडिशा ने अपने क्षेत्र के अंदर 64 जगहों के नाम बदले हैं, मतलब उनकी इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग्स बदली है, जिसके अंदर कटक भी एक उनकी जो कि मिलेनियम सिटी है उसका भी उन्होंने इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग चेंज की है। वो स्पेलिंग क्या है? क्वेश्चन के ऑप्शन है बालेश्वर, रौरकेला, कटका या कटकम। तो इसका आंसर है कटका। के कर दिया है, जो कि पहले CUTTACK था, उसको KATAKA कर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन की तरफ जाए तो उड़ीसा ने 64 प्लेसेस के लिए ऐसा किया है, जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील, ब्लॉक और अर्बन बॉडीज़ के लिए जो उनके लोकल प्रोनाउंसिएशन है उसके हिसाब से उनको बेटरली मैच करते हुए इस चीज़ को उपयोग में लाया गया है। और उड़ीसा की मिलेनियम सिटी कटक को कटका कर दिया है। बालासोर जो BALASORE था उसके बालेश्वर कर दिया है। और रौरकेला के अंदर ओ को रिप्लेस करके ए को प्लेस कर दिया है, RAUR केला, रौरकेला। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है,
who has been reappointed by the central government as the Solicitor General of India for a further period of 3 years। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किससे रीअपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट के लिए अगले 3 साल तक फिर से। ये तस्वीर देख के हो सकता है कुछ जनों को इसका आइडिया लग जाए। बाकी हम इसका ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं आर वेंकटरमणी, हरीश साल्वे, के वेणुगोपाल या तुषार मेहता। इसका आंसर है तुषार मेहता। तुषार मेहता जी हमारे पिछले कई सालों से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को संभाले हुए हैं और फिर से अगले 3 साल तक उन्हें इस पोस्ट के लिए अपॉइंट कर दिया गया है, रीअपॉइंट कर दिया गया है अगर सही बोले तो। और ये सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है गवर्नमेंट के लिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, गवर्नमेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की ओर से। और इसका जो टेन्योर होगा वो 3 साल का होगा, जो कि जुलाई 1 से इफेक्टिव होगा। और अथॉरिटी जो है वो जो उसे अथॉराइज किया जाता है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अथॉरिटी है। ये सिविल सर्विसेज के लिए भी इसका हस्तक्षेप रहता है। और इसकी अगर हम हायरार्की की बात करें, क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट है भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो फर्स्ट हाईएस्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, थर्ड है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और अगर ये सेंट्रल लेवल पोस्ट हैं और स्टेट लेवल पे आ जाती है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। और ये जैसे सॉलिसिटर जनरल है एडिशनल, वैसे ही एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट भी होता है। उसकी हायरार्की हम स्टेट वाइज देख सकते हैं। मेन हायरार्की डाउनग्रेड, मतलब पावर को डाउनग्रेड लेते हुए मेन हायरार्की यही है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी नई थीम के अंदर है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर पहला क्वेश्चन है टू बॉल्स्टर इंडियन एग्रीकल्चर स्टॉक्स 4 fertilizer vessel carrying urea, diammonium phosphate DAP and sulfur successfully crossed which strategic global choke point। ये क्वेश्चन अगेन ईरान और यूएसए वाले वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि इंडिया के एग्रीकल्चर स्टॉक्स को लाने वाले 4 ऐसे फर्टिलाइजर वेसल्स हैं जिनको ग्लोबल चौक पॉइंट, जो कि अभी स्ट्रेटजी के अनुसार देखें तो ग्लोबल चौक पॉइंट से बाहर सक्सेसफुली निकल गई हैं ये चारों फर्टिलाइजर वेसल्स, जो कि वाइटल यूरिया, डीएपी और सल्फर को कैरी कर रही थी। और ये इस तस्वीर से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी दिमाग के अंदर इमेज बना सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग के अंदर इन सब चीज़ों की इमेज बनाते हुए चलते हैं तो आपको याद अच्छे से होता है और एक लंबे समय तक आपके दिमाग के अंदर ये रीजनरेटिव मेमोरी की तरह रहता है। तो इसकी तरह ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बबल मंदेब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या सुएज कैनाल। इसका आंसर एज यूजुअल ऑब्वियसली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। लगातार न्यूज़ में बना है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये कंसाइनमेंट जो था 4 वेसल का, ये सक्सेसफुली क्रॉस किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को इंडियन एग्रीकल्चर स्टॉक को बॉस्टर करते हुए। एग्रीकल्चर स्टॉक के अंदर वाइटल यूरिया, डाइमोनियम फॉस्फेट, डीएपी और सल्फर थे। ये इंपॉर्टेंस इसकी और क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि अभी जो एमओयू साइन किया गया था यूएस और ईरान द्वारा, इस एमओयू का इसराइल द्वारा सीज फायर को ब्रोक करने से उल्लंघन हो गया है इस एमओयू का। अब इसके बावजूद भी भारत की 4 ऐसी फर्टिलाइजर शिप्स का सक्सेसफुली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को स्ट्रेटेजिकली क्रॉस कर लेना एक बड़ी उपलब्धि है। और अगर ये क्रॉस नहीं करते तो भारत को क्या घाटा होता, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये सब की सब फर्टिलाइजर शिप्स थी, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से डायरेक्टली लिंक्ड थी। अगर ये भारत में नहीं पहुंचती तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती, जिससे जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स पहले से मौजूद थे उनकी प्राइस जो थी वो इंक्रीज होती, जिससे भारत को इकोनॉमिकली डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ती, जो कि अगले 4 मतलब अगले क्वार्टर के लिए भारत को भारी भारी नुकसान पहुंचाती। तो ये सक्सेसफुली क्रॉस करना और भारत तक पहुंचने के अंदर अभी समय है। इन्हें सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया गया है और कृष्णपट्टनम, काकीनाडा, प्रदीप और मुंद्रा जैसे पोर्ट्स पे ये डेस्टिन्ड है और ये अगले 2 से 3 दिन के यहाँ पहुंच जाएंगे। इससे भारत को नुकसान होने से भारत को इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर पूरी की पूरी इस बात को समराइज़ करके देखें तो खरीफ सीज़न के अंदर भारत को एग्रीकल्चर प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने के लिए ये एक सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जबकि यहाँ पे डी एस्केलेशन हो चुका था सीज़ फायर ब्रोक होने की इजराइल द्वारा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है अकॉर्डिंग टू अंकटाड UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट डेटा, India became the world's top ship recycling nation in 2025 by capturing what percentage of global market share। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू UNCTAD डेटा, अंकटाड डेटा,
इंडिया वर्ल्ड के अंदर टॉप पोजीशन पर है शिप रिसाइकलिंग नेशंस के अंदर 2025 के डेटा के हिसाब से। इस टॉप पोजीशन पे मेंटेन रहने के लिए भारत ने इस शेयर के अंदर, ग्लोबल मार्केट शेयर के अंदर कितने परसेंटेज शेयर को होल्ड किया हुआ है? तो ऑप्शन है 35.4%, 30.1%, 25.4% या 45.2%। इस क्वेश्चन का आंसर है 35.4% शेयर को होल्ड किया है भारत ने इस ग्लोबल मार्केट के अंदर। और इस मार्केट शेयर को अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से तो 30.1% था 2024 के डेटा से, और 2025 के डेटा के हिसाब से 35.4% है। और इसी के अंदर ये वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट शेयर होल्डिंग कैपेसिटी है भारत द्वारा। और ग्लोबल रैंक फर्स्ट गेन की है भारत ने इसके अंदर, जो कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 की तरफ बढ़ते हुए भारत का एक बहुत बड़ा कदम है। और रिसाइकलिंग टारगेटेड 5 ईयर्स जो इसके अंतर्गत थे, मतलब इस रिसाइकलिंग को कंप्लीट करने के अंदर अगले 5 साल का समय और बचता है। कहने का मतलब 5 साल पहले शेड्यूल के भारत ने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वेस्ट एशियन नेशन रिसेंटली शोड अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन परचेजिंग इंडियन डिफेंस सिस्टम्स इंक्लूडिंग द ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल एंड आकाश एयर डिफेंस सिस्टम? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वेस्ट एशियन नेशन जिसने इंटरेस्ट शो किया है ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि इंडिया के डिफेंस सिस्टम के पार्ट्स हैं, को परचेज करने के लिए इंटरेस्ट शो किया है। ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान या कतर? इसका आंसर है यूएई। यूएई द्वारा इंटरेस्ट दिखाया गया है। इस इंटरेस्ट के अंदर ब्रह्मोस और आकाश इंटीग्रेशन के साथ साथ और भी आर्म्ड प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर ब्रह्मोस के ओरिजिन के हिसाब से अगर देखें तो ब्रह्मोस जो है वो इंडिया और रशिया द्वारा जॉइंटली डेवलप्ड एक क्रूज मिसाइल है, जिसका हम इसके नाम से भी उस चीज़ को समझ सकते हैं। ब्रह्मोस के अंदर जो ब्रह्मोस को अगर हम करें तो ये जो पार्ट है इस वर्ड का, ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से लिया गया है। और ये जो पार्ट है इसका नाम वो मॉस्कोवा नदी, जो कि रशिया के अंदर है, उससे लिया गया है। तो इन दोनों के फर्स्ट 4 अक्षर को कंबाइन करके इस मिसाइल का नाम बनाया गया है। ये इसका ओरिजिन ये एक फैक्ट है, आप देख सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था। और आकाश इंटीग्रेशन जो है वो इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोनों के कंबाइंड एफर्ट्स द्वारा बनाया गया है, जो कि एक फुल्ली ऑटोमेटेड इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। और यूएई द्वारा इन दोनों को ही परचेज करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया गया है। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी अगली थीम के अंदर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर। इसमें पहला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे अप्रूव्ड अ 270 रुपीज करोड़ डिप्लॉयमेंट ऑफ कवच ओवर 631 किलोमीटर रूट ऑफ द ईस्ट कोस्ट रेलवे। व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज कवच? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत रेलवे ने 270 करोड़ का खर्च कवच सिस्टम पे किया है, जो कि 631 किलोमीटर ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर डिप्लॉयड होगा। और कवच सिस्टम इसके अंदर कवच की बात की जा रही है, वो कवच सिस्टम क्या है, किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। हाई स्पीड वाईफाई नेटवर्क, ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, बायो टॉयलेट मैनेजमेंट सिस्टम या फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम? इन ऑप्शंस के अंदर सही ऑप्शन है हमारा ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी सिस्टम। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो इस डायग्राम से हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसको। इसके अंदर देखिए कि 2 ट्रेन्स हैं, ये आपस में टकराने वाली हैं। अब मैं एक ट्रेन के अंदर जो कंपोनेंट बताऊंगा वही सेम कंपोनेंट दूसरी ट्रेन के अंदर भी होंगे, तो मैं इसे एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अंदर एक रेडियो एंटीना है, एक जीपीएस एंटीना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का एंटीना जीपीएस, और एक लोकल टीसीएएस है, जो कि लोको पायलट के लिए लोको टीसीएएस है। टीसीएस की फुल फॉर्म क्या है? ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, टीसीएएस। अब इनका कनेक्शन कैसे है? ये मान लीजिए इंपॉर्टेंट रेडियो सिग्नलिंग टावर है, जो कि टीसीएस का जो होम सबमिशन है वो यहाँ पे जनरेटेड है। अब मान लीजिए कि इस सिग्नल लाइन को क्रॉस करने के बाद ये दोनों ट्रेन्स आपस में कोलाइड हो जाएंगी। तो होता क्या है कि ये जो कनेक्शन है उसके अंदर जीपीएस एंटीना जीपीएस पोजिशनिंग सिस्टम की सैटेलाइट्स से कनेक्टेड है, और ये आपस में जितनी भी ट्रेन्स हैं जीपीएस एंटीनाज आपस में कनेक्टेड है। और ये ऐसा जीपीएस एंटीना एक स्टेशन बिल्डिंग के अंदर भी है। तो ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क जीपीएस के द्वारा बन गया। और
जो सिग्नल लाइन है, रेडियो एक्टिव सिग्नल लाइन्स हैं, जो कि TCAS मतलब ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो कि स्टेशन के ऊपर भी है और सारी ट्रेन के ऊपर भी है, ये भी एक तरीके का नेटवर्क बन गया। तो जैसे इस सिग्नल लाइन को क्रॉस करेंगे तो स्टेशन बिल्डिंग को पता चल जाएगा कि किसी एक ट्रेन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया है, किसी भी लोकोमोटिव पायलट की रिस्पॉन्स को फेल होने की वजह से या स्पीड रिस्ट्रिक्शन को क्रॉस करने की वजह से। तो ये स्टेशन बिल्डिंग से ही ऑटोमेटिकली सिग्नल लाइन को क्रॉस होते ही एक्सट्रीम पोजीशन पे इसको ब्रेक ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक होते ही इनकी स्पीड स्टॉप हो जाएगी और वहीं पे स्टैटिकली वो पूरी की पूरी ट्रेन रुक जाएगी, जिससे ट्रेन और रेलवे से रिलेटेड जितने भी जो एक्सीडेंट्स होंगे उनको होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे और नियरली 0% हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी मुहिम है हमारे भारत सरकार की रेलवेज द्वारा। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा कंसेप्ट इतना ही था। ये 270 करोड़ 631 रूट्स, ये तो एक हम देखें तो ये फिलिंग डेटा था, ये मोर इम्पॉर्टेंट डेटा नहीं है, जबकि ये इम्पॉर्टेंट डेटा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है कि कवच सिस्टम क्या है, ना कि 270 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ कि 631, ये इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है जिसका ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च स्पेशलाइज्ड अल नीनो बुलेटिन्स टू हेल्प मैरीटाइम ऑपरेटर्स, फिशरीज एंड कोस्टल अथॉरिटीज प्रिपेयर फॉर क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है अल नीनो बुलेटिन्स को, ताकि वो मैरीटाइम ऑपरेटर्स, फिशरीज और कोस्टल अथॉरिटीज को हेल्प कर सके किसी भी तरीके की क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को जानकर। अब इस पूरे क्वेश्चन के ऑप्शंस देखने से पहले हम देखते हैं कि अल नीनो क्या है, और अल नीनो को देखने से भी पहले देखते हैं कि ट्रेड विंड्स क्या है। ट्रेड विंड्स इस ऐसी वीक विंड्स हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं। अब ईस्ट आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ अमेरिका तरफ बहती है, तो आप अगर मैप को देखें तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो गया, इसके अंदर तो वेस्ट टू ईस्ट दिखाई दे रहा है, जबकि ये ईस्ट के अंदर ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, ईस्ट से वेस्ट बहती हैं और ये अपने साथ कुछ ना कुछ पानी लेके जाती है, जो समुद्री पानी है वो लेके जाती है। अब आप इस पोजीशन को अगर देखें, मेरे कर्सर जहाँ है वहाँ पानी ठंडा है, पर ये जो वीकेंड ट्रेड विंड्स हैं ये इक्वेटर के पैरेलल बहती हैं, तो इस ठंडे पानी को वो इक्वेटर से पूरा का पूरा मूव करते हुए वेस्ट की तरफ लेके जाती है। तो इक्वेटर की तरफ मूव होते होते ये पानी गर्म हो जाता है, तब जैसे ही वो वेस्ट के अंदर पहुंचता है तो वो वापस वेस्ट से रिकॉयल होके जब वापस ईस्ट की तरफ वो पानी आने लगता है तो वो अपने साथ गर्म हवाएं लेके आता है। वो जो गर्म हवाएं हैं वो अल नीनो कहलाती है, जो कि ज़्यादातर साउथ अमेरिकन कंट्रीज से, जैसे पेरू एक फेमस नाम है कि पेरू से ही अल नीनोज जनरेट होते हैं, जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है नीचे की तरफ, साउथ साउथ अमेरिका के भी साउथ में। तो अल नीनो का हम एक्सप्लेनेशन देखें तो जो रिकॉइल्ड वाटर जो है वापस वीकेंड ट्रेड विंड्स के साथ गया हुआ पानी जो था वो वापस रिकॉइल होके जब आता है तो वो गर्म हवाएं लेके आता है, वो गर्म हवाएं जो है वो अल नीनो कहलाती हैं। तो अल नीनो से घाटा या फ़ायदा क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, मतलब आप देखें तो पूरा का पूरा वेस्टर्न पैसिफिक रीजन जो है वो गर्म हो जाता है, पूरा का पूरा पैसिफिक रीजन गर्म हो गया तो इंडिया के अंदर इम्पैक्ट क्या होता है कि इंडिया के अंदर ड्राई रीजन और हीट वेव्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो यूएस है, साउथ अमेरिका है, उनके अंदर क्या है कि रेनफॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब मानसून रीजन आ जाता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एल निनो बुलेटिन्स बनाती है मैरीटाइम ऑपरेटर्स, फिशरीज, कोस्टल अथॉरिटीज और को प्रिपेयर करने के लिए किसी भी तरीके की एल निनो से रिलेटेड क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स को जनरेशन के लिए। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, INCOIS, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसरो ISRO, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। तो इन चार ऑप्शन के अंदर आंसर है INCOIS। तो INCOIS जो कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, इसी ने ये बुलेटिन लॉन्च किया है अल नीनो से रिलेटेड। इसकी जो टारगेटेड ऑडियंस थी वो हमने ऊपर देख ली, फिशरीज, कोस्टल अथॉरिटीज़ और मैरीटाइम ऑपरेटर्स। और अल नीनो के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है, जो कि सी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो भी अब नॉर्मली वार्म होने के लिए भी अल नीनो ही जिम्मेदार है। और क्लाइमेटिक फिनोमेना है ये जिसको जो ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करता है, और इंडिया के मॉनसून पैटर्न को भी यही इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि इंडिया के कुछ ही पार्ट के अंदर हीट वेव्स और ड्राई
ड्राई एरिड रीजन्स जनरेट होते हैं और कुछ पार्ट के अंदर मॉनसून का भी इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन भी यहीं हम समाप्त करते हैं और अगली थीम है हमारी मिसलेनियस थीम। मिसलेनियस थीम के अंदर हमारा क्वेश्चन है विच कंट्री, और ये हमारा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन भी है, विच कंट्रीज टीम वन द FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी विमेंस नेशंस कप by defeating host न्यूजीलैंड by 2-0 इन द फाइनल एट ऑकलैंड। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कंट्री की टीम ने FIH हॉकी वुमेन्स नेशन कप की होस्ट न्यूजीलैंड को 2-0 से ऑकलैंड के अंदर हरा दिया। इस इमेज से आपको साफ पता चल रहा है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है इंडिया। इंडिया ने न्यूजीलैंड को फाइनल्स के अंदर हरा दिया है। इंडिया इसका आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ देखें तो विक्ट्री जो थी इंडिया की थी, इसके अंदर 2-0 से थी। ऑकलैंड के अंदर थी न्यूजीलैंड जो कि होस्ट थी इस बार, FIH जो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है। और इंडिया इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट के अंदर अनडिफीटेड थी, जिसकी वजह से इसको प्रमोट किया गया है FIH प्रो लीग, जो कि इस पूरे के पूरे फेडरेशन का हाईएस्ट लेवल ग्लोबल टूर्नामेंट है। हॉकी से रिलेटेड सबसे बड़ा टूर्नामेंट यही है। और FIH जो है वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसको बोलते हैं। और ये 1924 फ्रांस पेरिस के अंदर इसको फाउंड किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है करंट वो है लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये बहुत सारे इवेंट्स को मैनेज करती है, जैसे कि नेशंस कप मेंस एंड वुमेन्स दोनों, और FIH प्रो लीग मेंस एंड वुमेन्स, और हॉकी प्रो लीग, और ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी हॉकी के टूर्नामेंट्स होते हैं उनके लिए भी यही फेडरेशन जिम्मेदार है। तो इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आप सभी के लिए मेंस पे ऐसे वीडियोज़ अपलोड होते रहेंगे। और जैसे कि हमारा मोटो है प्रयोजनम साध्यति विद्या, हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।